आप प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। सीएनबीसी आवाज इबेक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी कॉल में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त के एक्शन पर, जहां पर खरीदारी हमने कच्चे तेल में, सोने चांदी में और मेटल्स में जारी आते हुए देखी है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहां पर कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन दोनों ही काउंटर्स में आपकी टॉप पिक्स कहां होनी चाहिए, जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। बीरेन जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी टॉप पिक्स इस बाजार में कहां है? बीरेन जी से संपर्क जोड़ेंगे, उससे पहले मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनोज जी, आपकी टॉप पिक्स कहां हैं? नमस्कार मनीषा जी, यहाँ काफी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट्स में भी। जिस तरह से रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर जारी है और हमने डॉलर इंडेक्स में भी काफी उठापटक देखी है, उसके चलते भारतीय बाजारों में भी बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पे है, बावजूद उसके हमने ग्वार सीड और ग्वार गम में अच्छा करेक्शन बनते हुए देखा है। ग्वार गम मार्च वायदा अब यहाँ अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास ट्रेड हो रहा है। हमारा मानना है कि 10,550 के लेवल्स अगर यहाँ मार्च कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं तो वहां पे बाइंग करना चाहिए। 10,380 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 10,870 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। वहीं यहाँ कोरिएंडर में भी हमने ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शंस बनते हुए देखे हैं, तो यहाँ भी अगर गिरावट आती है तो 10,700 के लेवल्स पर मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की जा सकती है। 10,480 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 11,100 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। गुआर गम और धनिया में खरीदारी करके ही आपको काम करना है। आज जरूर मुनाफा वसूली का दिन है, लेकिन ये खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं। बीरेन जी नमस्कार, आपकी टॉप पिक्स इस बाजार में कहां है? रशिया यूक्रेन सेंट्रिक जो नॉन एग्रो एसेट्स है, तो उसमें मैं एल्यूमिनियम शॉर्ट करना प्रेफर करूंगा 280 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 284, टारगेट रहेगा 270 271। दूसरा निकल पे भी मैं शॉर्ट जाना प्रेफर करूंगा 1885-90 के आसपास, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1925, टारगेट रहेगा 1805 to 1810। ओके, अच्छी खासी बढ़त हम यहाँ पर देख चुके हैं ऑलरेडी इन मेटल्स में और ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को अपने साथ शो में जोड़ेंगे। और सबसे पहले हरियाणा हिसार से परवेज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार परवेज, क्या है आपका सवाल? मैंने क्रूड ऑयल को सेल कर रखा है 7290 से 7290 पर। जी ओके, तो बिकवाली है यहाँ पर 7300 के आसपास के लेवल्स पे। बीरेन जी, क्या राय है? और आपने वाइल यहाँ पर बिकवाली की राय मेटल्स में तो दी है, लेकिन कच्चे तेल में जिस तरह का उबाल है, क्या वो जारी रहेगा या फिर परवेज अपनी सेल कॉल यहाँ पर होल्ड करके रखें? फिलहाल मेरा बायस भी थोड़ा सॉफ्ट है। ऑयल एज ए वेपन, अगर वेस्ट की ये रणनीति रहती है और रशिया स्विफ्ट से एक्सपल्सन उसका हो जाता है, अगर वो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से अगर बाहर हो जाता है, तो नेचुरली ऑयल पे सबसे ज्यादा दबाव आएगा, दूसरा निकल पे आएगा। और शायद ऑयल में हमने वर्स्ट देख लिया है, जितना पेन जो देखना था वो देख लिया है। शायद यहाँ से रुझान थोड़ा नीचे की ओर रहेगा। स्टॉप लॉस हालांकि मैं बताऊंगा तो 7600 पे रखना चाहिए। ओके, यानी स्टॉप लॉस यहाँ से काफी ऊंचा है, लेकिन बिकवाली की राय कुछ सॉफ्टनेस यहाँ पर बाजार में देखने को मिल सकती है। जो कुछ अभी हुआ है वो ऑलरेडी इन द प्राइसेस है, इससे ज्यादा कुछ बुरा होने की फिलहाल बाजार को उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर होता है तो जी हाँ, तेजी देखने को मिल पाएगी। आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र से आसाराम जी को अपने साथ फोन लाइन पर जोड़ते हैं। नमस्कार आसाराम जी, आपका सवाल क्या है? नमस्कार सर, मैंने कोकोडल 3066 को बाय किया है जी, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा क्या? ओके, 2 लॉट खरीदे हैं कोकुड के 3066 यानी कि 3066 के लेवल्स पे। मनोज जी, क्या राय है? और जैसे आसाराम जी पूछ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? अभी मनीषा जी, यहाँ बड़ी तेजी की उम्मीद देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरह से अनिश्चितता का माहौल है और हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से काफी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। हालांकि ये कमोडिटी अपने सपोर्ट्स लेवल 3020 के आसपास ट्रेड कर रही है, तो एक यहाँ से जो है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है या लोअर लेवल पे बाइंग जो है वो देखने को मिली थी।
तो एक यहाँ पे उछाल जो है 3150 3160 तक देखने को मिल सकता है। वो लेवल्स अगर मिलते हैं तो वहां पे फिर एक बार मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। हमारा मानना है कि कमोडिटी जब तक 3220 के ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट नहीं करेगी, यहाँ बड़ी बढ़त की गुंजाइश कम रहेगी। एक दायरे में यहाँ पे 3000 से ऊपर में 3160 के रेंजेस में जो है कारोबार देखने को मिल सकता है। रेंज को प्ले करिए, ऊपर में 3150-60 के लेवल्स मिले तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें। ऑल राइट, वो आपके लिए राय है आसाराम जी। कोकुट के भाव फिलहाल आपकी स्क्रीन पे 0.25% की बढ़त के साथ आगे बढ़ेंगे और लुधियाना से गुरप्रीत जी का आया हुआ एक व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं। इन्होंने सोने के 2 लॉट खरीदे हैं 50,515 के लेवल्स पे। बीरेन जी ये जानना चाहते हैं मुनाफा वसूली करें, होल्ड करें, किस तरह की तेजी देखने को मिल पाएगी? फिलहाल मैं ज्यादा बुलिश तो नहीं हूँ गोल्ड में। शायद रशिया जिनका फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड का सिग्निफिकेंट एक्सपोजर है और अगर उनको मजबूरन गोल्ड बेचना पड़े तो मैं भी हम शायद थोड़ी डाउन साइड देख सकते हैं। वैसे भी जितने भी ये टेंशन चल रहे हैं जियो पॉलिटिकल, उसका फायदा ना तो डॉलर ले पा रहा है ना तो गोल्ड ले पा रहा है बीइंग ए सेफ हेवन। तो मेरा रुझान थोड़ा सेल साइड का ज्यादा रहेगा। ऑल राइट, तो यानी कि मुनाफा ले लेना चाहिए और कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल पाएगी। एक और व्हाट्सएप आया हुआ पढ़ लेते हैं जो कि गोरखपुर से प्रखर ने लिखा है। नेचुरल गैस का 1 लॉट इन्होंने बेचा है 365 के लेवल्स पे। बीरेन जी यहाँ पे क्या राय है? यहाँ पे भी मैं शॉर्ट बायस रखता हूँ। यहाँ 382 के लेवल से होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लॉस 382 यूज करके। टारगेट मेरा यहाँ थोड़ा लंबा है, 310-15 का है। यानी कि अपनी सेल पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। 342 के स्तर आप ऑलरेडी इन द मनी है और एक स्टॉप लॉस लगा के आगे भी होल्ड कर सकते हैं 310-15 तक के स्तर की उम्मीद यहाँ पर बीरेन जी को। यूपी चंदौसी से अब हमारे साथ सोहित जुड़ रहे हैं। सोहित नमस्कार, आपका सवाल क्या है? नमस्कार मैडम, मेंथा ऑयल पे क्वेश्चन है जी। 1100 रुपए में मेंथा ऑयल परचेज करा है 100 kg। हाँ जी, क्या हाजिर में लिया है आपने? हाँ जी, फिजिकल में। ये जैसे रूस और यूक्रेन का चल रहा है, इसमें कुछ क्या हो सकता है? ओके, फंडामेंटल्स तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर वॉच कर ही रहे हैं, लेकिन मनोज जी जो रशिया यूक्रेन की चिंताएं हैं उससे क्या इस कमोडिटी को कोई फायदा है? क्या तेजी देखने को मिल पाएगी? 1100 की खरीदारी है सोहित की। नहीं, रशिया यूक्रेन के टेंशन से शायद ये कमोडिटी के जो डिमांड सप्लाई मैकेनिक्स है उसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक कच्चे तेल की कीमतों में जो बढ़त देखने को मिली थी तो उसके बाद से हमने इस कमोडिटी में भी मजबूती आते हुए देखी थी। कमोडिटी 950 के अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन से उसको होल्ड कर रही है और वहीं से हमने एक बार फिर अपसाइड बनते हुए देखी है। मेरा मानना है कि MCX मार्च कॉन्ट्रैक्ट अभी 990 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये ऊपर में 1020 1030 तक के लेवल्स फिर दिखा सकता है। 1030 के आसपास यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बने हुए हैं, वो लेवल्स आते हैं तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ऑल राइट, 990 के लेवल्स यहाँ पर फिलहाल और जहाँ पर स्ट्रैटेजी एंड लेवल्स आपको मनोज जी ने दिए ही हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सोहित। बहुत शुक्रिया बीरेन जी, मनोज जी आपका भी साथ देने के लिए, तमाम कमोडिटीज की और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो करेंगे कमोडिटी की चर्चा। नमस्कार। और रूस और यूक्रेन जंग के बीच बेस मेटल्स खासकर स्टील की तेजी का फायदा अगर आप भी उठाना चाहते हैं तो NCDX स्टील वायदा में कारोबार अच्छा विकल्प है। NCDX स्टील वायदा में कारोबार कैसे करें, आज कमोडिटी की चर्चा के स्पेशल एपिसोड में हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं SMC कॉमट्रेड की वंदना भारती। उनसे बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले स्टील वायदे की बारीकियों को समझ लेते हैं। स्टील वायदा NCDX के ऊपर एज अ प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इसका डिलीवरी सेंटर फिलहाल यहाँ पर है। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस बताएं तो ट्रेडिंग यूनिट यहाँ पर 10 टन का है और अगर टिक साइज देखें तो वो 10 रुपए प्रति टन के हिसाब से है। एक्सपायरी डेट यहाँ पर हर महीने की 20 तारीख को तय की गई है। और इसके अलावा अगर होल्डिंग पोजिशन देखें तो स्टील में कंपल्सरी डिलीवरी का फिलहाल यहाँ पर प्रावधान है, जैसे कि बाकी मेटल्स का भी हाल है। मेंबर्स के लिए 6 लाख टन की पोजिशन लिमिट है और अगर आप क्लाइंट हैं तो आपके लिए पोजीशन लिमिट 1.2 लाख के हिसाब से है।
स्टील के भावों की हमने उठापटक जो पिछले कई दिनों में आते हुए देखी है, उसके काफी सारे रीजंस हैं। तो अगर आपको फंडामेंटल्स वॉच करने हैं तो ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का उत्पादन है और कैसी डिमांड है, ये दो चीजें यहां पर क्लियरली इसको इंपैक्ट करती हैं। चीन की तरफ से जिस तरह से हमने प्रोडक्शन में कमी आते हुए देखी है, उसका काफी फायदा स्टील के प्राइसेस में देखने को मिला है। और जो खपत वाले देश हैं, उनका जीडीपी ग्रोथ रेट कैसा है, उसका भी यहां पर बाजार पे असर पड़ता है। जहां तक स्टील की बात है, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से स्टील की डिमांड काफी स्ट्रांग मानी जाती है। इसके अलावा वेरियस सरकारें जो हैं, उनकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी पॉलिसीज कैसी हैं, उसका भी इंपैक्ट हम यहां पर स्टील में आता हुआ देखते हैं। और आपको बता दें कि एज ऑफ नाउ जिस तरह की स्थिति है, करीबन 11% जो स्टील की प्रोडक्शन है वो रशिया से होती है, 6% यूक्रेन से होती है, और वहां पर सप्लाई डिस्ट्रप्शन आ सकती हैं, और इसका फायदा हमने स्टील के प्राइसेस में आता हुआ देखा ही है। तो क्लियरली उठापटक यहां पर काफी ज्यादा है। लेकिन वंदना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वंदना, जिस तरह की एज ऑफ नाउ स्टील के भाव हमने आते हुए देखे हैं और पूरे बाजार की हेडलाइंस यहां पर रशिया यूक्रेन को लेकर हैं, तो जिस तरह की वॉल्टिलिटी यहां पर प्राइसेस में है, आप कहेंगी स्टील फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एक बेहतर विकल्प है इसे इस्तेमाल करने के लिए? जी मनीषा, 2021 भी यहाँ पे काफी ज्यादा वॉलेटाइल था और हम लोगों ने देखा था जो प्राइसेस 2020 में स्टील के 28,000 थे, वो 53,000 के करीब यहाँ पे आ चुका। तो निश्चित तौर पे ये हेजिंग टूल के लिए भी काफी बढ़िया है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के लिए यहाँ पे। और दूसरी चीज है कंज्यूमर के लिए, दूसरी चीज यहाँ पे है कि 2022 में ये जो वॉलेटिलिटी है ये यहाँ पे बढ़ने वाली है और निश्चित तौर पे वो दिख रहा है। और मेरे ख्याल से यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, इसमें 2-3 जो फैक्ट्स है वो काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने एयर स्पेस पे थोड़ा सा यहाँ पे रोक लगाया, लेकिन अगर सी रूट में किसी भी तरीके की तब्दीली आती है तो स्टील के प्राइसेस या अदर कमोडिटीज के प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता हुआ ये हम देखेंगे। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हैम्पर होगा, इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से जो ट्रेड है, स्टील के ट्रेड में इम्पैक्ट आएगा और एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ओवरऑल मान के चले तो मेरे ख्याल से जो स्टील प्राइसेस है ये ऊपर की तरफ रहेगा। और दो चीजों को यहाँ पे खासकर बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि जो स्टील के इनपुट कॉस्ट में कोल और यहाँ पे कह सकते हैं कि आयरन ओर का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे ख्याल से कोल प्राइसेस भी यहाँ पे हाई पे चल रहे हैं और चाइना में ये प्रीमियम पे चल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे है कि आयरन ओर ने भी यहाँ पे 80 से 220 डॉलर तक का भाव आता हुआ देखा था 21 में। अभी ये डाउनफॉल आया था यहाँ पे 21 में $90 का, फिर से $150 है। तो ये जो इतनी बड़ी प्राइस वॉलेटिलिटी है 20, 21 और 22 में, ये हिस्टोरिक है। और इसको ध्यान में रखते हुए एक मुझे लग रहा है कि स्टील फ्यूचर्स का आना और ये हेजिंग टूल या फिर आप स्पेकुलेशन से आपको इतनी मूवमेंट मिलेगी कि यहाँ पे आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं और बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए यहाँ पे मौका है। एब्सोल्युटली। और अगर आज की बात यहाँ पर वंदना की जाए तो स्टील के भावों में जिस तरह की तेजी थी, हमने स्टील की कंपनीज में भी उसी तरह की बढ़त आते हुए देखी। जिस तरह की उठापटक बाजार में देखने को मिली है, सिर्फ मेटल कंपनीज ने यहाँ पर आपको रिटर्न्स दिए हैं। तो जब हम अंडरलाइन कमोडिटी देखते हैं और जब हम उस कमोडिटी के शेयर्स देखते हैं, आप कैसे देखती हैं ये कोरिलेशन? मनीषा, काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है और देखा जाए जब भी कुछ वेबिनार से होता है तो मैं बताती हूँ कि काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है इक्विटी मार्केट और कमोडिटी मार्केट का। आपको रॉ कमोडिटी है उसको बस ध्यान से देखना है। एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि टाटा का जो 1 ईयर का जो रिटर्न है ये करीब 65% है। सिमिलरली आप यहाँ पे ले ले JSW है, इसका 54% के करीब रिटर्न है। तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहे हैं। जिंदल का यहाँ पे 22% है, लेकिन ये जो रिटर्न है ये ईयर टू डेट रिटर्न है। लेकिन अगर जो मई में स्टील प्राइसेस के हाई बने थे और वहां पे जो स्टॉक्स के प्राइसेस के हाई बने थे, अगर उसको देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं 80-90% तक के रिटर्न्स थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो भी कमोडिटी या इक्विटी दोनों में ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेज करना बहुत यहाँ पे जरूरी है और काफी सहूलियत हो जाएगी यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के बावजूद भी चाइना की ग्रोथ स्टोरी जो थी इंटैक्ट थी और जो GDP था वो डबल फिगर्स में था यहाँ पे। मेरे ख्याल से वही जो सिचुएशन है, वही साइकिल हम इंडिया में देखने जा रहे हैं। बाहर अगर स्लो डाउन आता भी है, लेकिन जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो स्टील कंपनीज है उनके शेयर्स यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में है। अगर 2 साल का भी यहाँ पे हम टाइम फ्रेम रख के चले या 1.5 साल का टाइम फ्रेम रख के चले, तो मुझे लग रहा है कि 50-60% तक के जो रिटर्न्स हैं वो अनदर यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में एटलीस्ट डेडिकेट टाइम के लिए मुझे लग रहा है कि जो इंफ्रा का जो रोल है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और वहां पे हम स्लगिशनेस आता हुआ देख रहे हैं, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और जो PMI है, ट्रेड डेटा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है, सारे यहाँ पे इंप्रूव हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है
वो स्टील स्टॉक्स को भी यहाँ पे ऊंचाइयों पे ही रखेगी। एब्सोल्युटली वंदना, और जिस तरह की ग्लोबल टेंशन है और जैसे आपने कहा कि इतनी स्ट्रांग मांग है और जिस तरह की ग्लोबल ग्रोथ है, इंडियन ग्रोथ है, सभी यहाँ पर काफी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, तो अगर इससे डायरेक्टली कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन इस रनअप का और इस ग्रोथ में भागीदार बनना चाहता है, फायदा उठाना चाहता है, उन इन्वेस्टर्स के लिए आपका क्या सजेशन है? मैं यहाँ पे राय दूंगी कि वो या तो स्टॉक्स के थ्रू यहाँ पे ये ट्रेड करें या फिर जो स्टील फ्यूचर्स है वो यहाँ पे सेफली यहाँ पे आ सकते हैं और रिसर्च बेस्ड यहाँ पे ट्रेड करें, क्योंकि ये कमोडिटी ऐसी है मनीषा जितने अगर कमोडिटीज का रिटर्न अब छुपा नहीं है कि 2022 में इसने 25-30% तक के रिटर्न दिए हैं और स्टील यहाँ पे 17% का रिटर्न सो फार यहाँ पे दे चुका है। तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड अब यहाँ पे ETF अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ETF एडवाइस करती कि आप स्टील ETF में भी इनफैक्ट आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे फ्यूचर्स बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा जहाँ पे ये निवेश करके चल सकते हैं और साथ में ही अपना पोर्टफोलियो जो है स्टील से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वहां पे भी बना के चल सकते हैं। एक फाइनल सवाल वंदना, अगर हम सभी मेटल्स को देखें तो सभी जगह यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, तो अगर रिटर्न्स यहाँ पर आका जाए तो चाहे वो स्टील है या फिर जिस तरह के ऑल टाइम हाइज यहाँ पर एल्यूमिनियम में, निकल में, जिंक में मल्टी ईयर हाइज, मतलब काफी मेटल्स में यहाँ पर तेजी है, लेकिन स्टील को आप विज़ावी बाकी मेटल्स के साथ कैसे कंपेयर करेंगी? मुझे लग रहा है कि 2-3 चीजों से हमें इसे थोड़ा सा कोरिलेशन काफी पॉजिटिव है, उस पर ध्यान देके चलना होगा। बेस मेटल्स में हम लोगों ने देखा वेरी करता है, जैसे कि लेड में अभी बिल्कुल स्लगिश है, यहाँ पे कह सकते हैं कि लैगर्ड कमोडिटी है इस काउंटर में, तो उसका अपना ओन फंडामेंटल है। लेकिन अगर देखें निकल एल्यूमिनियम है, काफी हाई प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, नेचुरल गैस है, एशिया में लो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन यूरोप में यहाँ पे हाई प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से कुछ चीजों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। स्टील प्राइसेस मुझे लग रहा है कि हायर साइड यहाँ पे रहने की पूरी संभावना है। कुछ चीजों को ध्यान में रखना होगा, कोल प्राइसेस को हमें ध्यान में रखना होगा, 73% से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। प्लस यहाँ पे आयरन ओर को ध्यान में रखना होगा। आयरन ओर में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड जो है वो थोड़ा सा बना रहेगा। हालांकि 21 काफी वोलाटाइल मूव था, हम लोगों ने काफी वोलाटाइल मूवमेंट आता हुआ देखा था, एक हाई बना था फिर डाउन साइड आया था। और मुझे लग रहा है एक चीज यहाँ पे और है, नेचुरल गैस हिटिंग डिमांड के लिए नेचुरल गैस और कोल दोनों यहाँ पे जाना जाता है। तो मेरे ख्याल से EU में अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो जो कोल के प्राइसेस है जो करीब 4000 से अब 19,000 पर टन यहाँ पे हो गए हैं, उसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए। तो बेस मेटल्स को भी ध्यान में रखिए, कॉपर से भी इसका एक पॉजिटिव कोरिलेशन, लेकिन साथ में कोल, आयरन और इन सब को भी ध्यान में रखा जाए तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा और एक हम अच्छे कंसेंसस पे आ पाएंगे कि ये अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड मूव करेगा। साथ में मुझे लग रहा है कि अगर स्टील प्राइसेस को ध्यान में रखना है तो चाइना ने अभी थोड़ा सा स्टिमुलस दिया है और वहां पे जो उसके मेजर्स है काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स भी है, साथ में वो अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट कर रहा है। तो देखना होगा कि चाइना कितना ज्यादा जो कहते हैं जो कार्बन एमिशन कट्स करना चाह रहा है उस पर कितना स्टैंड कर पाता है। अगर वो स्टैंड करता है तो मेरे ख्याल से स्टील के प्राइसेस थोड़े से स्लगिश यहाँ पे रहेंगे, लेकिन इंडिया में प्राइसेस जो है वो थोड़ा सा हायर साइड रहेगा क्योंकि डिमांड पर इंडिया साइड से आएगा और इंडिया के एक्सपोर्ट्स यहाँ पे बढ़ सकता है। एब्सोल्युटली, तो ये फंडामेंटल्स है यहाँ पर वॉच करने के लिए, आपको कैसे देखना है और क्या रिलेटिविटी यहाँ पर है। वंदना, बहुत शुक्रिया वो बहुत सही तरीके से समझाने के लिए। तो क्लियरली अगर आप यहाँ पर भी स्टील प्राइसेस को देख रहे हैं और इसका एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो NCDX पर स्टील वायदा है जिसका फायदा आप यहाँ पर हेज करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए उठा सकते हैं। ओके, तो कमोडिटी की चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए मार्केट्स टुडे। नमस्कार।